हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का क्लास पंचायती राज पर चल रहा है। आज पंचायती राज का दूसरा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। देखिए, मैं बताया था आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, अशोक मेहता समिति के बारे में। ये कल वाले वीडियो में चर्चा मैं कर दिया हूँ। काफी डिटेल मैंने किया है चर्चा इस पर। अब देखना है आपको पीवी के राव समिति। ये पीवी के राव समिति, देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, पीवी किसी किसी बुक में इसका नाम पीवी के राव समिति देता है और किसी किसी बुक में इसका नाम जीवी के राव समिति देता है। जैसे मैं आप लोग पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत किताब, लक्ष्मीकांत वाली किताब में इसको जीवी के राव समिति के नाम से भी नोट किया गया है। देखिए, एक बात आप जान जाइए कि समय समय पर समितियों का गठन किया गया है। तो इन समितियों का गठन करने का उद्देश्य यही है कि पंचायती राज को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उसके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए समितियों का गठन करना होगा। और ये समितियों का गठन किया गया और ये समितियां अपना अपना विचार दी कि पंचायती राज व्यवस्था को और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाएगा। जिसमें तीसरे क्रम में आपका देख रहे हैं आप लोग पीवी के राव समिति के बारे में। मैं बताऊं आप लोगों को, पीवी के राव समिति का जो गठन किया गया था ये आपका 1985 में किया गया था। 1985 में इसका गठन किया गया और ये समिति मैंने बताया भी आप लोगों को कि पीवी के राव समिति 1985 में इसका गठन किया गया और यह समिति अपना रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत किया था। और अपने रिपोर्ट में इसने क्या सिफारिश किया है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसने रिपोर्ट के अंतर्गत यह सिफारिश किया था कि इसने अशोक मेहता समिति की सिफारिश का काट किया और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश का भी काट किया। इसने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को और बेहतर बनाना है तो इसको 4 स्तरीय करना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय होना चाहिए, इसने सिफारिश किया था। इसने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था चार स्तरीय होना चाहिए। जिसमें आइए देखते हैं कि 4 स्तरीय कौन कौन सी सिफारिश की थी। इसने बताया था, पहला राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर। इसने बताया था कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और इसने बताया मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। की सिफारिश किया था। अर्थात आप लोगों ने देखा
कि 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी पीवी के राव समिति, जिसमें मैंने बताया है कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करने का सिफारिश किया। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया था कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक शक्तिशाली इसने बताया था कि जिला परिषद जो होगी सर्वाधिक शक्तिशाली होगी, इन 4 स्तरों में बताया था। और इसने ये भी एक बात बताया था कि इसने बात कहा था कि अगर देश चाहता है कि भारतीय राज्यों का अर्थात भारत में गरीब जनता का विकास हो, तो इसने कहा था, सबसे दूसरी बार में आकर के बोला था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रत्येक महिलाओं को अर्थात प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे उनकी भी क्या होगी, भागीदारी होगी। इसका एससी एसटी एंड प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने के पीछे इसका राज क्या था, आइए मैं बताता हूं। मैंने बताया है आप लोगों को कि एससी कम्युनिटी के लोग और एसटी कम्युनिटी के लोग और इसके साथ साथ सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में देना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में देना चाहिए। एक बात याद रखेंगे, एससी एसटी वर्ग के लोगों को उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण देने के जिक्र किया और महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर जिक्र नहीं किया था। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को, ये भी सिफारिश किया और इसके साथ साथ इसने ये भी कहा था कि चुनाव जो होने चाहिए, ये चुनाव आपका नियमित होना चाहिए। ये पीवी के राव समिति ने अपना सिफारिश किया था, लेकिन पीवी के राव समिति के सिफारिश को अपर्याप्त मान करके इसको अस्वीकार कर दिया गया। जब अस्वीकार कर दिया गया तो पीवी के राव समिति के बाद आपका एक दूसरी समिति आती है, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। आइए इसके बारे में अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। लेकिन याद रखिएगा, पेपर में कई बार आ चुका है कि 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि एक बात ये भी याद रखना आप लोगों को कि अशोक मेहता समिति ने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण की बात किया है, लेकिन अशोक मेहता समिति ने महिलाओं के लिए जिक्र नहीं किया था, जबकि ये आपका पीवी के राव समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण की मांग किया था। कारण क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सदियों से इनके साथ कुछ वर्गों का इस पर अत्याचार रहा है। इनको शिक्षा से, सामाजिक कार्यक्रमों से इनको दूर रखा गया है। अगर सामान्य स्तर से सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया जाएगा तो कुछ वर्गों का ही इस पर दबदबा रहेगा और वे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिससे न तो उनका आर्थिक विकास हो पाएगा और न ही उनका सामाजिक विकास हो पाएगा। और इनके साथ साथ जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनको लोग दबाए, उसी प्रकार हर वर्ग के महिलाओं में, अनुसूचित जाति के महिला हो, अनुसूचित जनजाति के महिला हो, पिछड़ा वर्ग की महिला हो या सामान्य वर्ग की महिला हो, महिलाओं के साथ भी ये अत्याचार होते थे। महिलाओं को घर से बाहर निकलने का इजाजत नहीं था, उनको कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता था,
इसलिए पीवी के राव समिति ने यह कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हर वर्ग की महिलाओं को भी क्या किया जाए, इसमें आरक्षण दिया जाए, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। अब आइए हम पढ़ते हैं एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। याद रखिएगा, एल.एम. सिंघवी समिति, इसका पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है। देखिए, इस समिति का जब गठन किया गया तो इस समिति ने कुछ सबसे हट करके अपना सिफारिश किया था। इस समिति ने सिफारिश ये किया था कि अगर सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहता है ये कि देश में गरीब जनता का विकास हो और नियमित चुनाव कराया जाए, भारत के सभी राज्य इसको फॉलो करें, तो सबसे पहली मान्यता ये होगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, इसको संविधान में जोड़ना पड़ेगा। बिना इसके संविधान में जोड़े यह संभव नहीं है कि भारत के सारे प्रदेश इसको फॉलो करें, नियम से चुनाव कराएं और नियम से अपने प्रतिनिधियों के खाते में धनराशि भेजे, जिससे वे लोग क्या कर सकते हैं, विकास कर सकें। तो सबसे बेहतर ये इसने क्या किया था, सिफारिश किया था। इसने सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसने सिफारिश किया पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए या मिलना चाहिए। और इसने एक और बात कहा था, संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ इन्होंने कहा था कि अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा तो सबको पता है कि भारत संविधान का देश है, अर्थात भारत विधि का देश है। संविधान, भारत में संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं है, ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई जाति बड़ी है, ना कोई विशेष व्यक्ति बड़ा है। जब संविधान में इसको जोड़ दिया जाएगा तो भारत के प्रत्येक राज्य की मजबूरी हो जाएगी कि पंचायती राज का समय समय से चुनाव कराया जाए और समय समय से प्रतिनिधियों के खाते में धनराशियों को डाला जाए, जिससे वे अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वे लोग निजात पा सके। इसलिए एल.एम. सिंघवी समिति ने सबसे पहली बार ये सिफारिश किया था कि अगर भारत सरकार चाहती है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक जनता का विकास हो तो पंचायती राज को उसको संविधान में जोड़ना पड़ेगा, तभी ये संभव है, वरना संभव नहीं है। क्योंकि कुछ राज्य इसको फॉलो करेंगे, कुछ राज्य इसको फॉलो नहीं करेंगे, और जब संविधान में जुड़ जाएगा तो उनकी क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया भी आप लोगों को कि भारत में संविधान का चलता है, न किसी धर्म का चलता है, न किसी जाति का चलता है, न किसी मजहब का चलता है तो संविधान का चलता है। इसलिए इन्होंने सिफारिश किया था। उसके बाद इन्होंने बोला था कि भारत में जो पंचायती राज के चुनाव कराए जाएंगे, ये चुनाव आपके गैर दलीय आधार पर होना चाहिए। अर्थात जैसे में अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज में चुनाव दलीय आधार पर लड़ना चाहिए, अपने जो दल लड़ेंगे अपने अपने सिंबल पर लड़ेंगे। अशोक मेहता समिति में सिफारिश किया गया था, जो इन्होंने क्या किया, उस बात को काट किया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा था कि यहाँ पर ये क्षेत्रीय चुनाव है, ये गांव का चुनाव है और गांव में पार्टी स्तर के चुनाव नहीं होना चाहिए। ये लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे और जो योग्य व्यक्ति होगा उसको प्रतिनिधि बनाएंगे
और वे क्या करेगा, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास करेगा। तो याद रखिएगा, इन्होंने सिफारिश किया था कि पंचायती राज में चुनाव गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, गैर दलीय आधार पर होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि इनका जो चुनाव कराया जाए, यह चुनाव कराने के साथ साथ इनका समय देखा जाए कि इनका जो समय हो 5 वर्ष का हो, 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए। इनका भी इन्होंने क्या किया था, सिफारिश किया था। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने किया तो कई सारी सिफारिश था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं, पेपर के नजरिए से जो महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखेंगे ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि वह कौन सी समिति थी जिसने सबसे पहली बार यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो याद रखिएगा आप लोग, LM सिंघवी समिति जी थी जिसने कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है, वह कौन सी समिति थी जिसने बोला था, जिसके माध्यम से यह प्रस्ताव आया था कि पंचायती राज का चुनाव गैर दलीय आधार पर होना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, यह आपका LM सिंघवी समिति थी जिसने कहा था कि इसका चुनाव गैर दलीय आधार पर होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद आपका इसी क्रम में पीके थुंगन कमेटी ये आई थी। तो आइए हम देखते हैं कि पीके थुंगन समिति ने क्या कहा था, इसका सिफारिश क्या था। तो आइए हम इसको देखते हैं। पीके थुंगन कमेटी, पीके थुंगन समिति 1988, याद रखिएगा, पीके थुंगन समिति 1988 में इस समिति का गठन किया गया। और जब इस समिति का गठन किया गया तो मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो समिति थी, इस समिति ने लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति के सिफारिशों को दोहराया। इसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए, अर्थात सेम वही बात बोले जो लक्ष्मीलाल जी बोले थे, अर्थात संवैधानिक दर्जा के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और इन्होंने कहा था एक और बात कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का इस बात का समर्थन किया कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया है वो सही किया है, वैसा ही होना चाहिए, त्रिस्तरीय। इन्होंने क्या क्या समर्थन किया, अर्थात इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था, सिफारिश किया। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे, इसने सबसे हटकर एक और बात कहा। इसने कहा कि अगर पंचायती राज को और बेहतर बनाया जाए, बनाने के लिए भी क्या करना होगा कि पंचायती राज को संघ के अधीन करना चाहिए, राज्य के अधीन नहीं होना चाहिए, अर्थात भारत सरकार के अधीन पंचायती राज को आना चाहिए, न कि राज्य सरकारों का अधीन आना चाहिए। याद रखिएगा, इसने सिफारिश किया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस समिति ने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज संघ सूची का विषय होना चाहिए, राज्य सूची का नहीं। याद रखिएगा आप लोग, यह सिफारिश की थी आपकी पीके थुंगन समिति की थी, अर्थात इसने कहा था कि पंचायती
राज्य संघ का या संघ के अधीन होना चाहिए, संघ के अधीन होना चाहिए, न कि राज्य के, न कि राज्य के। याद रखिएगा, इन्होंने भी कई सारी सिफारिश किया था, लेकिन पेपर के नजरिए से ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा दिया था, सिफारिश किया था। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज का समर्थन इन्होंने भी किया था, जो बलवंत जी का समर्थन किए थे। फिर इन्होंने ये बात कहा था कि पंचायती राज संघ के अधीन होना चाहिए, अर्थात संघ सूची के विषय होना चाहिए, न कि यह राज्य के अधीन होना चाहिए। इन्होंने बात कहा। जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और आपके पीके थुंगन समिति ने सिफारिश किया, तो मैं बताऊं आप लोगों को, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति के सिफारिश से काफी प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए, अर्थात पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए उन्होंने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए थे। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को, आइए जरा सा इस पर हम जिक्र करते हैं कि राजीव गांधी जी जो विधेयक लाए थे उसका क्या हुआ, जरा इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। मैं बताऊं आप लोगों को कि ये पंचायती राज इतना इंटरेस्टेड चैप्टर है कि आप पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा बच्चा पंचायती राज के बारे में बोलता रहता है। आप लोगों को याद होगा, जब प्रधानी का चुनाव आता है या फिर फिलहाल में यूपी में आपका नगरीय चुनाव हो रहा है, अब आपको देखने को मिलता होगा कि हर व्यक्ति इस पे काफी रुचि ले रहा है। तो उसी प्रकार गांव में जो पंचायती राज चुनाव कराए जाते हैं, ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, तो काफी एक अलग प्रकार का हर्ष उल्लास होता है। तो आइए, काफी महत्वपूर्ण मैटर है ये। देखिए, आते अपने मैटर पर हम लोग। मैंने बताया आप लोगों को कि राजीव गांधी जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या किया, 1989 में इन दोनों समितियों की सिफारिश से प्रभावित होकर के 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए, वो भी कहां पर, तो लोकसभा में। और ये बात आप लोग याद रखिएगा कि उस समय लोकसभा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन राज्यसभा में जनता दल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो लोकसभा में इस बिल को तो पास कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया, तो बिल समाप्त हो गया। अब बोलेंगे कि इस बिल को समाप्त क्यों कर दिया गया, तो आप लोग जानते हैं कि विधेयक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक। और मैं बताऊं आप लोगों को, ये संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक था। और आप लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक होता है कि उस विधेयक को लेकर के अगर संसद के दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो वह विधेयक ही रद्द हो जाता है, ना कि अब इस पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। क्यों?
क्योंकि इस विधेयक का विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तबके के लिए यह विधेयक नुकसानदायक है या हो सकता है, इसलिए इस विधेयक को रद्द कर दिया जाता है। और यह विधेयक का विरोध किया गया राज्यसभा में। और आप लोग जानते हैं कि यह संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक था, बिना संशोधन किए कैसे इसको जोड़ सकते हैं। इसलिए राज्यसभा जब विरोध किया तो ये विधेयक क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब ये विधेयक समाप्त हुआ तो मैं बताऊं आप लोगों को, बीपी सिंह की सरकार आई। आप लोगों को पता होगा 1989 में ही सरकार आई थी इनकी, बीपी सिंह की। और बीपी सिंह आप लोग जानते होंगे, ये वीपी सिंह की सरकार 1989 में आई। और मैं बता दूं आप लोगों को, बीपी सिंह की सरकार जब 1989 में आई तो बीपी सिंह ने क्या किया, ये इनकी थुंगल समिति, लक्ष्मीमल समिति की सिफारिशों से वो भी प्रभावित थी। उन्होंने क्या किया कि इस विधेयक को 1990 में लाया। जब इस विधेयक को 1990 में लाया तो मैं बताऊं आप लोगों को, उन्होंने क्या किया कि उस विधेयक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। अब परिवर्तन करके उन्होंने विधेयक लाया और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दिन मीटिंग कराए, सम्मेलन बुलाए। और मीटिंग कराने के बाद इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1990 में ही बीपी सिंह की सरकार गिर गई। जब गिर गई तो विधेयक क्या हो गया, पुनः समाप्त हो गया। जब विधेयक पुनः समाप्त हो गया तो आगे चल करके इसी कड़ी में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। उन्होंने क्रम में प्रधानमंत्री बने और वे भी राजीव गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे और वे इन दोनों समितियों के सिफारिश से प्रभावित थी। उन्होंने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को लाया। लोकसभा में इसको पास किया गया। राज्यसभा में इनको उन्होंने क्या किया, 23 दिसंबर 1992 ईस्वी को लाया और ये विधेयक पर विचार किया गया और विधेयक का कर दिया गया, लोकसभा राज्यसभा द्वारा ये पास कर दिया गया। और आगे चल करके 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। शर्मा जी ने क्या किया, अपना अनुमति इस विधेयक पर 20 अप्रैल 1993 को दे दिए। और यहाँ पर 24 मार्च 1993 ईस्वी को पंचायती राज को संविधान में जोड़ दिया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस मनाया जाता है। और कल इस पर हम डिटेल बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।